प्रभु श्री राम के प्रति लंकाधिपति के अंदर पहला डर कब पनपा था, याद है आपको? चलिए मैं बताती हूँ। जब अंगद समझौते का प्रस्ताव लेकर गए थे और रावण के अहंकार को अपने पैरों तले ऐसे दबाया कि रावण अंगद का पांव तक न हटा सके, और अपने अभिमान के ऊपर से दुर्योधन को यह कब भान हो गया था कि वो पांडवों से युद्ध हारने वाला है, ये जानते हैं आप? चलिए मैं ये भी बताती हूँ आपको। जब श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के राजमहल संधि का प्रस्ताव लेकर गए और जब दुर्योधन ने उनका उपहास उड़ाना चाहा तो दुर्योधन समेत सारे कौरवों को यह कह आए कि याचना नहीं, ध्यान से सुनिएगा आप दोस्तों, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? तो आइए जानते हैं क्या विषय है आज का। यानी कि दूत की भूमिका संबंध बनाने में या अपनी स्थिति स्पष्ट करने में अग्रणी होती है। दूत वाचाल नहीं, किंतु इतना मौन भी नहीं होना चाहिए कि प्रस्ताव न लगकर विनती लगने लगे। भारत सुषमा जी के बाद एक ऐसे ही अदद दूत की खोज में था दोस्तों, और प्रधानमंत्री मोदी की खोज जाकर खत्म हुई कि KS के बेटे SJ पर। KS यानी कि के सुब्रमण्यम जिन्नर भारत के कूटनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है और उन्हें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने होमी भाभा के साथ भी काम किया था। 1962 से 1966 तक भारत के रक्षा मंत्री YB चौहान थे और KS पर वह काफी भरोसा करते थे। यह वही दौर था जब भारत पर चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 में हमला किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने KS को कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष बनाया था। के सुब्रमण्यम को कई सरकारों ने पद्म सम्मान के लिए चुना, लेकिन उन्होंने हमेशा लेने के लिए इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेट और पत्रकार को सरकार से कोई सम्मान लेने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन मार्च 2019 में उनके बेटे S जयशंकर ने ब्यूरोक्रेट के तौर पर ही पद्मश्री सम्मान लिया था। ऐसा भी नहीं था कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी से पहले सारे विदेश मंत्री मुखर थे, बल्कि सत्य तो ये है कि मुखरता सिर्फ सुषमा जी में ही देखी गई थी अब तक। लेकिन अब जो मुखरता आज के विदेश मंत्री में देखी जा रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ऐसे अवसर नहीं आए जब लगा हो कि विदेश नीति करवट ले रही हो और हमें सीख देने वाले देशों को ठीक प्रकार से उनकी भाषा में न केवल उत्तर दिया जा रहा है बल्कि सही व्यवहार करने में भी रास्ते दिखाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ऐसा हुआ है। इसी का परिणाम है दोस्तों कि हम आज अमेरिका, यूरोप सहित अनेक देशों में के रक्षा साझेदार हैं। वास्तव में द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नसीहत या सीख देने वालों को स्पष्ट शब्दों में आईना दिखाना, आलोचनाओं का कूटनीतिक लहजे में मुखर होकर उत्तर देना, अपने पक्ष को ठीक प्रकार से रखना तथा दूसरों की कमियों का उजागर करना आदि कूटनीति के ऐसे पहलू हैं जिनसे राष्ट्रहित पूरा होता है। दूसरे देश भी आपके साथ समानता के स्तर पर व्यवहार करने को विवश होते हैं। आंतरिक बातचीत में अपने लहजे को बेहतर रखकर उपयोगिता साबित करते हुए संबंधों को ठीक पटरी पर ले चले तो किसी देश से संबंध भी नहीं बिगड़ता है। S जयशंकर की वर्तमान मुखरता, वो स्पष्टता और दो टुक शब्दों में दिए जा रहे वक्तव्य इसी व्यवहारिक राष्ट्रहित पर आधारित विदेश नीति के प्रतीक है दोस्तों। जिस भारत को जयशंकर अभिव्यक्त कर रहे हैं उसकी तार्किक परिणति तब यही होती है कि हम पाकिस्तान से सौदेबाजी करते और कहते कि हम आपको सिंध का क्षेत्र लौटा सकते हैं, आप कश्मीर का हमारा भाग लौटा दीजिए। संभव था पाकिस्तान तब मजबूर हो जाता, बिना ऐसा किए वे क्षेत्र भी वापस दे दिए गए। हमारी विदेश नीति में अजीब किस्म की काल्पनिकता थी जो अति विनम्रता और हिचकिचाहट के रूप में प्रकट होती थी। हमारी कोई आलोचना करे लेकिन हम उसे उसी भाषा में जवाब नहीं देंगे। यह कैसी विदेश नीति थी? हिचकिचाहट या दूसरी भाषा में दब्बूपन से भारत को हासिल क्या हुआ? इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने 1971 में बांग्लादेश युद्ध में हस्तक्षेप कर निर्णायक विजय प्राप्त। इसके बावजूद राष्ट्रहित पर आधारित कूटनीतिक अस्पष्टता तथा मुखरता की कमी से भारत ने उस विजय से खोज भी हासिल नहीं किया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारी कैद में थे लेकिन हम पाकिस्तान से कुछ नहीं ले सके। तब
तब भारतीय सेना ने सिंध से काफी इलाकों पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, जिनमें हिंदू बहुल जिले शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों भारत के एक बड़े वर्ग के हीरो बन रहे हैं। उन्होंने जिस तरह बयान दिया है, द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ताओं में जो कहा है और पत्रकारों के प्रश्नों के जैसे उत्तर दिए हैं, वैसे आमतौर विदेशी मामलों में भारत की ओर से नहीं सुने जाते हैं। You are talking of a report from Sweden, a report from the United States, okay? We are supposed to be the nationalist, what do you always see? BJP, Hindu nationalist government, okay? Hindu nationalist party. So let's talk nationalism, okay? We are the nationalist guys. We have given vaccines to 70 countries in the world. So tell me, the internationalist countries, how many vaccines have they given? I mean, which one of these countries has said, while I'm doing my people, I will also do people outside who need it as much as my people? जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 11 अप्रैल को 2+2 बातचीत के लिए अमेरिका गए थे। बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ जयशंकर और राजनाथ सिंह पत्रकार वार्ता भी कर रहे थे दोस्तों। एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछा तो जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है, उतना यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है। इसका सीधा मतलब था कि जो भारत को घेरना चाहते हैं, उनकी असलियत दुनिया देखे। उसी पत्रकार वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कह दिया कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर उनकी नजर है। डबलकन से इस वक्तव्य पर भारतीय पत्रकारों ने जयशंकर से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी हम पर नजर है तो हमारी भी उनके यहाँ मानवाधिकारों पर ही नजर है। ये सारे बयान सुर्खियों में थे कि 26 अप्रैल को रायसीना डायलॉग में उनके बयान फिर चर्चा में आ गए। उसमें नॉर्वे के विदेश मंत्री ने यूक्रेन पर रूसी हमले में भारत की भूमिका पर प्रश्न उठाया तो जयशंकर जी ने कह दिया कि याद कीजिए कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। यहाँ की पूरी सिविल सोसाइटी को विश्व ने छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि अफगान मामले पर आपने जो किया वो किस प्रकार की नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप था। एशिया में हम लोग अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यह संकट नियमों से संचालित व्यवस्थाओं का बुरा असर डाल रहा है। उन्होंने यूरोपीय प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि एशिया में नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती मिली, यानी चीन भारतीय सीमा पर दुस्साहस दिखा रहा था। तो यूरोप से भारत को यह सलाह मिली कि चीन से व्यापार बढ़ाया जाए। कम से कम हम सलाह तो नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि यह यूरोप के जगने की ही नहीं बल्कि जग कर एशिया की ओर देखने की भी चेतावनी है। विश्व के बहुत से समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं, सीमाएं निश्चित नहीं है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद पूरी तरह से जारी है। इस स्थिति में विश्व के लिए आवश्यक है कि वह इधर भी ध्यान दे। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2005 में अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने मोदी का स्वागत किया। पीएम बनने के बाद मोदी ने सितंबर 2014 में अमेरिका का पहला दौरा किया था। तब जयशंकर ही अमेरिका में भारत के राजदूत थे। कहा जाता है कि जयशंकर ने जिस तरह से मोदी के दौरे की प्लानिंग की थी उससे वह काफी प्रभावित थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में 26 जनवरी को भारत का दौरा किया था। इसमें भी एस जयशंकर की भूमिका बड़ी मानी जाती है। न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर ने हजारों भारतीय अमेरिकी लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया था। मोदी को सुनने के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। दोस्तों, मोदी के इस दौरे को काफी सफल माना गया था और इसका श्रेय एस जयशंकर को गया था। इसके अलावा भारत के लिए चीन और रूस बेहद अहम देश है। इन दोनों देशों में एस जयशंकर भारत के राजदूत रहे हैं। कहा जाता है कि इस अनुभव के कारण भी पीएम मोदी ने एस जयशंकर को पसंद किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे। वह चीन और रूस में भी भारत के दूत रहे हैं। इसलिए तीनों प्रमुख देशों का उनका सीधा अनुभव है। उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2015 को खत्म हो रहा था, लेकिन सरकार ने उन्हें विदेश सचिव बना दिया। जिस व्यक्ति के पास 40 वर्ष से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अनुभव हो, जो भारत को ठीक प्रकार से समझता हो और भारत की वर्तमान सरकार की विदेश नीति की सोच से सहमत हो, उसकी भाषा ऐसी ही होगी। जब प्रधानमंत्री स्वयं लहजे में मुखर होकर सुस्पष्ट बोलते हैं तो विदेश मंत्री को हिचक
क्यों हो? संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मसले पर मजबूती से अपनी बात रखते हुए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को दोस्तों कटघरे में खड़ा कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को इस मंच के लिए अपने भाषण में नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश भी नहीं रहने दी कि उनका इशारा किन देशों की तरफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ठीक कहा कि आप चाहे जैसी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, आपके शब्द खून के धब्बों को छिपा नहीं सकते। उनका इशारा पता था क्या दोस्तों? उनका इशारा पाकिस्तान और चीन की ओर था। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण का भी भारत ने करारा जवाब दिया। शरीफ ने अपने भाषण में खुद को दोष मुक्त करते हुए भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तो भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहता है, लेकिन इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता तभी कायम हो सकती है जब कश्मीर का विवाद हल हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस्लामोफोबिया को भी लेकर भारत पर आरोप लगाए थे। दोस्तों, जवाब देने के लिए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर झूठे आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसे अपने कृत्यों पर पर्दा डालना था। जो देश पड़ोसियों से शांति चाहता है वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता और ना ही मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को शरण और संरक्षण देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार ऐसे कृत्यों का बचाव कर रहा है जिसे दुनिया अस्वीकार्य मानती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान के साथ ही खुद को उसका सच्चा दोस्त साबित करने में लगा चीन आतंकवाद जैसे मुद्दे पर लगातार दोहरा रवैया अपना रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे भारत की एक बहुत बड़ी जरूरत में था एस जयशंकर के और उनके आते ही हम अंतर्राष्ट्रीय धमक से स्थापित हो रहे हैं। बाकी ये वीडियो आप सभी के लिए जागरूकता है कि एस जयशंकर क्यों हमारे देश की जरूरत है, आखिर क्या हमारे देश में हो रही है, ये इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाया गया है। आप इसे शेयर कीजिए, वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी जागरूकता और आपके जनरल नॉलेज दोनों स्ट्रांग होंगे। चैनल पे यूं ही बने रहें, सनातन परिवार को यूं ही बड़ा करते रहें और अपना प्यार मुझे देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।